हेलो स्टूडेंट्स, 15 अप्रैल का हम शिफ्ट 1 का पेपर कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज मैक्सिमम स्प्लिटिंग एनर्जी। कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं। देखने वाली बात यह है, सभी कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल एटम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जब सेंट्रल एटम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी का जो ऑर्डर है, सीएफएससी का जो ऑर्डर है, वो इरविंग विलियमसन इक्वेशन से दिया जाता है, जिसमें मैंगनीज पहले आता है, फिर आयरन आएगा, फिर कोबाल्ट आएगा, फिर निकेल आएगा। तो यहां पर आपको मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट और निकेल ही ऑप्शन में दिया, तो निकेल हाईएस्ट होगा, मैंगनीज वाला जो है वो लोएस्ट होगा। हमसे हाईएस्ट पूछा गया है, तो हमारा आंसर शुड बी NiH2O6 2+। बिल्कुल एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया हुआ है इरविंग विलियमसन सीरीज का। बिल्कुल सिंपल उसका क्वेश्चन है, जिसको भी सीरीज याद होगी बच्चे टिक करके चले आए होंगे। आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ 30% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन इज। हमसे पूछा गया है और हमको दिया गया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। ये क्वेश्चन है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टॉपिक्स है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यही पढ़ी जाती है। इस क्वेश्चन में हमें कंसंट्रेशन दी है वेट बाय वेट परसेंटेज में, और हमको सॉल्यूशन का, जब ग्लूकोज को मिक्स किया गया है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, और सॉल्वेंट का दिया गया है। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम लोग इसमें यूज करते हैं, P0 - PS अपॉन PS इज इक्वल टू स्मॉल n बाय कैपिटल N। यहां पर स्मॉल n होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो कि यहां पर ग्लूकोज है, और कैपिटल N होता है यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जो कि यहां पर पानी है। तो हमें P0 दिया गया है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया गया है, और PS यहां पर हमसे पूछा गया है। सिंपली हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। P0 इज 24 माइनस PS अपॉन P सॉल्यूशन इज इक्वल टू स्मॉल n। हम कैसे लिखें इस कंसंट्रेशन टर्म से? भाई 30% वेट बाय वेट है, तो हम इसमें ऐसा मान सकते हैं कि 30 ग्राम तो इसमें सॉल्यूट रहा होगा और 100 ग्राम ये सॉल्यूशन रहा होगा। तो अगर ये 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 30 ग्राम सॉल्यूट है, तो इसमें 70 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट रहा होगा। बस इसी से हम इसमें मोल्स में कन्वर्ट कर लें। 30 ग्राम सॉल्यूट को 30/180 ग्लूकोज का मोलर मास, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, एंड 70 ग्राम सॉल्वेंट को 70/18 पानी के मोलर मास से डिवाइड करके इसको मोल में कन्वर्ट कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, तो P सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ये निकल कर आता है 23 टॉर या 23 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो यही हमारा आंसर है। आंसर शुड बी 23। The next question is, students, how many of the following are isoelectronic species? Another simple question students, बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है। आप एलिमेंट्स को देखें, उनके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें। अगर आयंस हैं तो आयंस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट कर लें, कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दें, एनायंस है तो इलेक्ट्रॉन्स प्लस कर दें, और इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें। तो जब हम F- में इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। Mg2+ निकालना है तो यहां पर इसमें एटॉमिक नंबर होता है 12, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। Al+3 का देखेंगे, एटॉमिक नंबर होता है 13, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। O2- का देखना है, O2- में 8 होता है एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे। Na+ देखना है, Na+ में यहां पर 11 होता है एटॉमिक नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर दें। फिर F दिया है, F पे कोई चार्ज नहीं है तो 9 होने चाहिए। O- दिया है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो आप देखेंगे F- में, Mg2+ में, Al+3 में, O2- में और Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन है। बाकी में आपके दोनों में 9 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये सारे आपके हो जाएंगे। फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो इसमें से 5 ये जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो जाएंगे स्टूडेंट्स, जिनमें सब में 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमाइल क्लोराइड। कोई टेस्ट नहीं पूछा है, बिल्कुल सिंपली एक कंपाउंड पूछा है, जिसको भी फॉर्मूला याद है वो इजीली ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेगा। क्रोमाइल क्लोराइड होता है CrO2Cl2। जैसे ही हमें ये फॉर्मूला दिख जाए उसके बाद तो हम ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। यहां पर आप ऑक्सीजन को -2 और क्लोरीन को -1 लेंगे तो क्रोमियम जो है वो +6 निकल कर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमसे पूछे हैं करेक्ट है या इनकरेक्ट है। फैक्ट्स हैं, बोहर्स मॉडल एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड है। तो स्टेटमेंट 1 है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, ये बोहर्स मॉडल का एक पॉस्टुलेट है कि वही स्टेशनरी ऑर्बिट्स अलाउड होते हैं जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, और इसकी वैल्यू भी बताई गई है कि ये h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में
होता है। तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है बोहर मॉडल डज नॉट फॉलो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये भी फैक्ट है स्टूडेंट्स हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट जो है वो बोहर्स मॉडल को सही नहीं मानते, या हम कह सकते हैं कि बोहर्स मॉडल जो है वो उनसे अकॉर्डेंस में नहीं है। तो ये भी एक फैक्ट है स्टूडेंट्स। दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, मोस्टली आपके नोट्स में ये स्टेटमेंट्स रहते ही हैं। दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं और इन स्टेटमेंट्स में हमें करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कंडक्टिविटी कप्पा डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ट्रू है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक हो, कप्पा जो है वो डिक्रीज होता है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है दोनों ही टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। सेकंड स्टेटमेंट में यही बात लिखी है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। कप्पा डिक्रीज होगा और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। थर्ड स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स अल्फा की बात की गई है कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी जब अल्फा बढ़ेगा। ये भी बिल्कुल ठीक है, अल्फा बढ़ेगा तो ज्यादा आयंस फर्निश करेगा। लास्ट स्टेटमेंट में वही सेकंड वाले स्टेटमेंट को दोबारा लिखा गया है लेकिन दूसरे तरीके से, चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी सेम। यहां पर चेंज बोल रहा है, इंक्रीज तो होगी जब वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग, लेकिन यहां बोल रहा है चेंज जो है वो सेम होगा। नहीं स्टूडेंट्स, चेंज जो है वो सेम नहीं होगा, वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। हाँ, इंक्रीज होगा ये बात ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज फॉल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।